हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे ये फूल खिल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ वैसे आप भी खिलते होंगे। जो होली का त्योहार था वो लगभग अभी समाप्त हो चुका है। तो अब यह समय आ चुका है कि योद्धाओं को अपने रथ उस मैदान की तरफ मोड़ लेने चाहिए जहां आपको सक्सेस मिलेगी। तो उसी सक्सेस के पथ की शुरुआत आपकी करंट अफेयर्स की क्लास से होनी चाहिए, और जो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आ, अभी करंट अफेयर्स जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और लेकिन ये क्लास आप क्यों देखना चाहते हो? आप अपना समय क्यों खराब करना चाहते हो ना? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसको जानेंगे नहीं। हम उसको ट्रिक से बांध के मतलब एकदम से याद करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आपका यहाँ समय खराब हो और आपको मैं बहुत सारा नॉलेज दे दूं। वो मैं पहले देता था लेकिन अभी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अभी मैं ऐसी ट्रिक्स बनाऊंगा, ऐसी चीजें हम याद कर पाएंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। हमें करंट अफेयर्स याद करके हमें हमारे कोई इमारत तो बनानी नहीं है ना, हमें महल मकान बनाने हैं। हमें करंट अफेयर्स उतना याद करना है जितने हमारा सिलेक्शन हो पाए और वो एग्जाम में क्वेश्चन आए और हम उसको क्लिक कर पाए। तो एक्चुअली में बहुत सारे टीचर क्या कर रहे हैं, वो ऐसी ट्रिक बना रहे हैं, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इतनी लंबी लंबी ट्रिक याद करो और उससे सारी चीजें, फिर वो लाइन याद आए तो क्वेश्चन याद आए, और क्वेश्चन याद नहीं आए तो लाइन याद नहीं आए। तो वो लाइनें याद नहीं रहती। आपको क्या करें, जो मेन वर्ड होता है ना उसको पकड़ के याद करना पड़ेगा चीजें। और उसमें हम भी महारत हासिल करके ही नौकरी लिए हैं, ठीक है। तो हम भी सिलेक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी उसी मेथड को मैं अभी सोच रहा था अप्लाई करूं आप लोगों के लिए। कैसे शुरू करता हूँ वो आप क्लास के आगे तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल कि हाँ, कुछ अमेजिंग चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने अपना टाइम दिया और हमारा टाइम बिल्कुल सही जगह गया, वेस्टेज नहीं गया। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको हंसी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ मेरा किसी को उद्देश्य किसी को मतलब वैसा नहीं है कि डिफेम करना, लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो पाए और वो किसी भी चीज को किस तरह से याद कर पाए जिसकी वजह से किसी का सही हो रहा है, तो फिर कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 किसने चुना? तो अब किसको चुना गया? मिताली राज, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा। चारों नाम एक जैसे लग रहे हैं, आपको याद बिल्कुल भी नहीं रहा होगा कि भैया इनमें से आप किसी को भी दे सकते हैं। आप अब जिसने नहीं पढ़ा होगा और जो बिल्कुल भी क्रिकेट को नहीं जानता होगा तो चारों में से कोई भी ऑप्शन लगा लेगा, ये सारे तो है तो महिला क्रिकेटर, पता होगा। लेकिन नहीं, तो ये किसने अवार्ड दिया? तो ये अवार्ड दिया बीबीसी ने। किसने दिया? बीबीसी। और यहाँ एक वर्ड पकड़ पा रहे हैं, बीबी। वो हाल ही में किसी के बीबी बनने वाले थे, लेकिन फिर क्या हो गया, सी फॉर कैंसिल हो गया। अब सबको पता हो गया, अब सारे हिट कर गए। और जो जितने स्टूडेंट है वो सारे हिट कर गए इस क्वेश्चन को कि समझ गए, अब इसका आंसर हमको आता है। तुमको आता है क्या? आता है तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा आपने प्रीवियस क्वेश्चन आप भी आता है कि नहीं आता। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम याद करेंगे। बीबी बनने वाले थे, कैंसिल हो गए थे। कौन थे? मुझे आता नहीं है क्वेश्चन, आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अपने आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन है, एजुमोलियन म्यूजियम रिटर्न्स आइडोल टू इंडिया। तो आइडोल का मतलब क्या होता है? तो जो नहीं ना जानते हैं वो मूर्ति होता है। और जो थोड़ा सा इंग्लिश, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है तो याद करना, आइडोल का मतलब मूर्ति होता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और वो डिफेम करते हैं आइडोल को, उस एक वन वर्ड के लिए भी ये सवाल आता है। तो ये एजमोलियन म्यूजियम रिटर्न्स टू इंडिया, अब वापस दे रहे हैं। तो वापस दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम? तो पहले तुमने चुराई होगी तभी वापस दे रहे हो, ऐसे तो कौन देता है? फ्री में तो खैरात कोई बांटता नहीं है ना। ऐसे कोई फ्री में देता है क्या? नहीं। या तो आपने चोरी की होगी तो वापस देंगे, और या हम पैसे देंगे तो आप वो चीज दोगे। लेकिन वापस देने का मतलब क्या हो गया? इन्होंने चोरी की होगी। और सबसे बड़े चोर डकैत कौन थे? वही गोरे। कौन थे? गोरे, अंग्रेज, ठीक है। तो ये कहाँ से, एजमोलियम म्यूजियम कहाँ पे है? अंग्रेजों के यहाँ, मतलब ब्रिटेन में, यूके में है, ठीक है। और यूके में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम पे जानते हैं लोग, उसको क्या नाम है? ऑक्सफोर्ड। उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में ये बना हुआ है एजमोलियन म्यूजियम, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक मूर्ति इंडिया को वापस रिटर्न की है। अब रिटर्न क्यों की होगी? और ये किस तरह के? ब्रॉन्ज मेडल जो आपको दिख रहे हैं यही मूर्ति है, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज में है। जो ब्रॉन्ज का मतलब होता है आप कांस्य की मूर्ति है, वो वापस दी गई थी। अब आपको, आप कैसे याद करोगे हाँ कौन सी अब ये चार नाम देख रहे होंगे, संत तिरुवल्लर, संत तिरुमन का अलवर, संत अपार, संत सुंदरर। आपको सारे नाम एक जैसे लग रहे होंगे। चारों में से मन कर रहा है सी भी सही है, डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। नहीं, आपका भाई यहाँ है ना,
वो सब चीजें सॉल्व आउट कराएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कैसे याद रख पाओगे, ठीक है। कि अब सबको पता है एक मूर्ति वापस लौटेगी। अब ये चारों संत किस कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के संत है। और जो नॉर्थ इंडियन है वो साउथ की हिस्ट्री से वैसे डरते हैं। तो हमको डरना नहीं है, हम इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे वो आप देखना, ठीक है। तो हमने क्या कराई, मूर्ति को क्या कराई, मंगवाई। क्या कराई, मंगवाई। कि वापस दो भाई, जो चोर के लेके गए वापस दो भाई, मंगवाई। और मंगवाई कैसे, ऐसे थोड़ी देते हैं वो। हमने प्रेशर डेवलप किया, ये मूर्ति हमारी है, ये हमारे साक्ष्य है, हमारी इस मंदिर से लेके गई है, तो ये सारी चीजें। और इस जब सारी चीजें तय हो जाती है ना, फिर चोर को पता लगता है आप जाने दे यार, ज्यादा बेइज्जती हो रही है मेरी, ठीक है। तो आपने क्या करी, मंगवाई। क्या क्या मंगवाई, मूर्ति मंगवाई। तो मंगवाई, ठीक है। तो मंगवाई में वी की जगह कर दो जी की जगह कर दो के। तो इसका क्या नाम था, मंकाई। तो तिरुमंकाई अलवर। तो ये सही आंसर हो गया आपका। हमने क्या करा, मंगाई। तो मंगवाई, मंगवाई, यहां से एक वर्ड जी को जब ट्रांसलेट कर दोगे के से, तो मनकाई, मनकाई, मनकाई। तो आपको याद रहेगा संत तिरुमनकाई अलवर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अलवार क्या होते हैं पता है? ये जो अष्टमोली संग्रहालय करके हैं, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके से ये वापस लाई गई थी। ये अलवार क्या होते हैं पता है? जो तमिल साहित्य होता है अपना, जो तमिल साहित्य होता है उसमें 12 अलवार हुए थे, ठीक है। और उसमें से एक लेडी अलवार भी थी जिसका नाम था एंडल। तो अलवार ये संत होते हैं एक मात्र, जो मतलब जो भगवान विष्णु का अवतार माना, मतलब भगवान विष्णु के जो कवि माने जाते थे या संत माने जाते थे, भगवान विष्णु की जो प्रशंसा करते थे उनको अलवार बोला जाता था, ठीक है। तो ये टोटल कितने थे, नंबर ऑफ 12 थे। और उसमें से एक ही महिला थी जिसका नाम था एंडल। ये क्वेश्चन याद रखना, ये पक्का क्वेश्चन आपको किसी किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि एंडल का रिलेशन किससे है। तो ये एक प्रकार के अलवार है, ठीक है। और 12 अलवार में से एक मात्र लेडीज अलवार है। तो संत का मतलब आदमी हमेशा आदमी को सोचता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। संत का मतलब लेडीज भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी 16वीं सदी की, इसका क्या नाम था, थिरुमंकई। तो मंकई मतलब मंगाई, ठीक है। तो अलवर की एक कांस्य प्रतिमा थी जो कहां से लाई गई है, ब्रिटेन से वापस लाई गई लगभग 59 वर्षों के बाद। ये पहले चोर के लेके चले गए किसी नीलामी के थ्रू, तो उनको वापस। और इनका मूल मंदिर क्या है, ओहो, ये तो मंदिर भी अच्छा है, सुंदर राजा। तो इतना अच्छा मंदिर, सुंदर राजा का मंदिर था, तो मूर्ति भी तो सुंदर ही होगी। और सुंदर होगी तो चोर चले लेके चले गए। और सुंदर राजा मंदिर था जो थदी कॉम्बू करके तमिलनाडु में था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये जो संत थिरुमो के अलवर है, ये 12 जो अलवर थे, अलवरों उनमें से एक थे। और अलवर क्या होता है, जो वैष्णव कवि या संत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के और सारे प्रयास चलते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जर्मनी से, जहां जहां से हमारी सारी मूर्तियां लेके गए, उनको हम एक एक करके अपने देश में वापस लेके आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है भाई। गोरों को समझ नहीं आएगा इनकी मूर्ति का वैल्यू क्या है, क्या चीजें है। लेकिन हमें इस चीजों का पक्का वो रिस्पेक्ट है कि जो हमारे किसी भी मतलब संत की मूर्ति यहाँ से चोरी गई है, तो उसको हम वापस इंडिया में लाने का ये, और ये बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही मूर्ति लाई गई, इससे पहले भी बहुत सारी मूर्तियां वापस लाई गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको याद रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट टीम नॉमिनेशन किया गया। ओहो, क्यों नॉमिनेशन किया गया? इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि इनको नॉमिनेशन किया गया, बाकी किसी को नहीं किया? इन्होंने तो किया था कि हमारी छोरियां कतई छोरों से कम नहीं है, ठीक है। और जो अब अभी हमारे छोरे भी है वो भी छोरियों से कम नहीं है। ये भी डायलॉग चल रहा था रिवर्स में, ठीक है। तो अभी हमारे छोरे भी वहां पहुंच चुके हैं, उस दहलीज पे खड़े हैं। तो आज फैसला हो जाएगा किस तरफ वो जाने वाला है, ठीक है। इनको मिलेगा लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड तो पहली बार सुना कि किसी टीम को अवार्ड दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, पहली बार आपने सुना होगा। ये अवार्ड है लॉरेंस, ठीक है। तो ये लॉरेंस फाउंडेशन करके उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा कि इंडियन टीम को दिया। इससे अच्छा भाई किसी खिलाड़ी को दे देते, आपने टीम को क्यों दे रहे हो? लेकिन नहीं, लॉरेंस क्या करता है, ये बहुत सारी कैटेगरी में देता है। सिंगल मैन को भी देता है, सिंगल वुमेन को भी देता है, ठीक है। उसके अलावा टीम को भी देता है। कौन? लॉरेंस, ठीक है। इसके हम सबको खुश रखते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक चीज। और उसके बाद एक और कैटेगरी में देते हैं, ब्रेक थ्रू कैटेगरी में देते हैं। कौन सी? ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब आपने कुछ ऐसी चीजें की है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जो लोगों को, जैसे ऋषभ पंत को 2025 का जो ब्रेक थ्रू था उसके लिए नॉमिनेटेड किया गया था, ठीक, ब्रेक थ्रू के लिए। अब ब्रेक थ्रू ऋषभ पंत ने क्या किया था, तो ऋषभ पंत ने क्या एकदम से वापसी की थी जब उनका एक्सीडेंट हो गया था, सारी चीजें करके उसके बाद जब वापस लौटते हो तो अपने यहाँ में जो टेस्ट में उनका प्रदर्शन है, तो वो ब्रेक थ्रू प्रदर्शन के कारण भी मिलता है। उसके अलावा जो कम भी होता है, जो कम अवार्ड है वो भी मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा होता है एक और कैटेगरी में डिसेबिलिटी में भी
ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये लॉरेंस अवार्ड के लिए इस बार इंडिया जो वुमेन्स टीम है उसको नॉमिनेट किया गया है। तो क्यों किया गया पता है? क्योंकि इसके पीछे रीजन भी होता है, हर चीज के पीछे आपको क्यों किया गया कैटेगरी में। तो इसका मेन था जो आईसीसी अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप था 2025 का, वो किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता, इसी कारण इंडिया टीम को लॉरेंस जो वर्ल्ड टीम अवार्ड है उसके लिए नॉमिनेट किया गया था। तो इससे पहले यदि आपको याद करना होगा, दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आज से पहले किसी को मिला है क्या अवार्ड? हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपने सही सुना होगा, सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड मिल चुका है। अब सचिन तेंदुलकर को क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप था उसको इंडिया ने जीता था, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर को मिला। और उसके अलावा एक और बात करें, जो एच एस प्रणय है उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। एच एस प्रणय है उनको भी अवार्ड मिल चुका है और सचिन तेंदुलकर को भी अवार्ड। और आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा किसको मिला होगा? ये मिला जो रोजर फेडरर है, आपके रोजर फेडरर है, उसको लगभग ये 6 बार जो मेन सिंगल है उसमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी क्वेश्चन सीधा आ जाए कि सबसे ज्यादा अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये रोजर फेडरर को दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी याद रहा होगा, ठीक है। तो अभी लॉरेंस ने क्या करें, ये बहुत सारी कैटेगरी में देते हैं, तो अब जी इंडिया टीम का भी नॉमिनेट उसमें किया गया है, ठीक है। अभी 2025 का जो विश्व कप जीता उसके बाद इसका दिया गया है। और इसके कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। और इस श्रेणी में जो महिला क्रिकेट टीम का है वो नामांकन किया गया है। किस टीम कैटेगरी थी उसमें, ठीक है। तो टीम कैटेगरी, तो वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का नामांकन। इसके साथ और नामांकित टीम की बात करें तो इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम का भी है। उसके अलावा पेरिस सेंट जर्मन का भी है और मैक्लारन का भी नामांकित किया गया। लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका भी किया गया। तो अपना तो याद इंडियन क्रिकेट से याद कर रखना, बाकी चीजें तो हमारे काम की नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प लॉन्च डेट। संकल्प की लॉन्च डेट ऑफिशियली लॉन्च किया गया और सब आपको ईयर पुराने लग रहे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होगा। क्लास तो आप करंट अफेयर्स की ले रहे और सवाल आप पुराने करा रहे, तो स्टैटिक नाम रख दो ना, स्टैटिक जी के पढ़ा रहे हो आप। नहीं, मैं करंट पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऑपरेशन संकल्प क्यों आया? तो ये मैंने इसलिए लिया था, सही सच बात बताऊं, क्योंकि कल थी होली, तो बहुत सारी चीजें बन नहीं रही थी, ठीक है। तो ऑफिसेज बंद थे, सारी चीजें मतलब हॉल्ट पे हो जाती है जब संडे या ऐसे कोई आता है ना, तो सारी चीजें मतलब एकदम से रुक सी जाती है। और करंट अफेयर्स की न्यूज भी होती है ना, वो भी ऐसे रुक सी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन बन नहीं रहे थे मेरे पास अच्छे क्वेश्चन, तो इस कारण से अब नहीं बन पाए। तो फिर ऐसी चीजें ले जो रिलेट कर सकते हो तुम किससे ना, तो उसी उसी संदर्भ में लिया गया। तो ऑपरेशन संकल्प क्या था ये समझेंगे, आपको बिल्कुल याद करना ही नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सारी चीजें आप ऐसे ही याद कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हुई। तो ऑपरेशन संकल्प अभी, अब संकल्प लिया गया तो मतलब दोनों तारीख एक जैसी थी, 19-19, ठीक है। तो जून 19 2019 को लॉन्च किया गया था। जून 19 2019 को लॉन्च किया गया। तो याद रह गया ना, संकल्प होता है जब संकल्प एक जैसा होना चाहिए और वो 19-19 होना चाहिए, ठीक है। तो संकल्प क्या था, जो ये अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे जो बम गोले चल रहे हैं और जो यहाँ से भी जो यूएस और ये यहाँ से अटैक कर रहे हैं, तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिखती है और जो पर्शियन गल्फ होता है और यहाँ जो गल्फ ऑफ ओमान ये जो आपको देखने को मिलती है, यहाँ क्या है कि जो अपनी इंडियन नेवी है वो यहाँ अपने तैनात हो गई अभी। तो इसके कारण ये चर्चा में रहा कि यहाँ से जो भी होता है उनको, जो यहाँ से जो सी रूट से जो भी निकलता है उसको हम क्या दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं। इसी कारण ये ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको याद रहा होगा। तो ऑपरेशन संकल्प पुराना था लेकिन वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2019 में लॉन्च किया था, जो ओमान की खाड़ी और जो हरमुज जलडमरू है उसके जो सुरक्षाओं के लेकर चिंताओं के बाद इंडिया टीम, जो इंडिया की नेवी है, वो फिर से वहां तैनात की गई है, जिसमें फ्रिगेट है, विध्वंसक की तैनाती है, जो मार्कोस है विशेष बल है, और 24x7 इस पे निगरानी रख रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण ये चर्चा में आया था। तो हाल ही में स्कॉटलैंड है, एक देश है, उसने पायनियरिंग लेजिस्लेशन, एक नया सुधार किया है। किस प्रोसेस को लीगलाइज करके यूके में फर्स्ट नेशन बनी है, ठीक है। तो उन्होंने अभी एक ऐसी चीज को लीगलाइज किया है। आप सबको पता है, हम आए हैं ना तो हम जाएंगे, ठीक है। हम आए हैं तो हम जाएंगे, ठीक है। ये तो कन्फर्म है, मान के चलो, ठीक है। हम आए हैं तो हम जाएंगे, भले नौकरी लग के जाओ, बेरोजगार रख के जाओ, भले कैसे भी हो, हमें तो जाना ही है। लेकिन ये जो अभी यूके वाले क्या कर रहे हैं, अभी आपको पता है ये क्या आइलैंड से जैसे देश है, छोटे छोटे देश है, इंडिया जितना बड़ा देश तो है नहीं, तो इनकी क्या जमीनें कम बढ़ रही है और आदमी जैसे ही मर रहे हैं ना, तो आदमी मर रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन तो वैसे ही कम हो रही है वैसे ऑलरेडी, तो आदमी मर रहा है, तो ये जगह भी बहुत रोक रहे हैं, क्योंकि इनके पता है ये सब ईसाई होते हैं, ठीक है। तो इनकी तो कब्रें बनती है बड़ी बड़ी जगह और बहुत मोटी मोटी जगह में, मतलब जहाँ यूनिवर्सिटी और कोई और चीजें बन सकती है, तो उस जगह
मतलब इनकी कब्रें बनती है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए इन्होंने क्या शुरू किया, अभी एल्केलाइन हाइड्रोलोसिस प्रोसेस शुरू किया, जिसे वाटर केमिनेशन कहते हैं, कि जो तुम्हारी मौत होगी ना, उसको फिर मतलब पानी की सहायता से आपकी जो बॉडी होती है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये अभी किसने किया था, स्कॉटलैंड ने। तो याद करना कॉन्टेक्स्ट से कि अभी अंग्रेजों के पास जमीन कम बढ़ रही थी, तो इन्होंने अब क्या किया कि पानी से हम आदमी को मार देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यूके के जो पहला राष्ट्र बना है, ये सारी चीजें आप बना, इसमें क्या शरीर को एक सील बंद कक्ष में पानी और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके साथ 150 डिग्री पर लगभग 90 मिनट तक गर्म किया जाता है। फिर जब उत्तक और जो बॉडी के सारे पार्ट्स हैं वो तो घुल जाते हैं, और जो फिर पारंपरिक दाह संस्कार से राख में बदल दिया जाए, तो फिर जो हड्डियां बचेगी उसको राख में बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे ये सब बोलते हैं प्रावण, ये सारी चीजें ये आप देख लेना। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है, ये जाके आप जो इस पूरी चीजों को पढ़ना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो को मैं डाल देता हूँ, वहां जाके आराम से इसको रीड आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जो सिलेक्टिंग द सुप्रीम लीडर इन ईरान। तो ईरान में जो सुप्रीम लीडर होता है वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है, वहां इलेक्शन होता है क्या, विचार होता होगा, क्या पता, सरपंच के जैसे चुनाव होते हैं वैसे चुनाव होते होंगे, नहीं, वहां कुछ नहीं होता भाई। वहां बाप राजा तो बेटा राजा, ठीक है, वही सिस्टम चल रहा है। और फिर वो अभी फिर आपको चारों ऑप्शन लग रहे होंगे, ये वो सब, ठीक है, ठीक है। तो मजलिस तो आपने सुना होगा, जो ईरान की जो संसद है उसका नाम ही मजलिस है, ठीक है। तो मजलिस तो संसद से तो चुनते नहीं, क्योंकि इलेक्शन तो प्रायोरिटी है नहीं ऐसे देशों में, ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ सुप्रीम लीडर एक पहले मारा गया था, उसकी वजह से एक उसका बेटा बना है, और वो भी बनते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बोला जाता है इनको। एक्चुअली में इसका नाम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट होता है, पर वो वही लोग होते हैं जो मतलब अगले वाले आने वाले बनने वाले होते हैं, ठीक है। वो नए बॉडी और जो नए लीडर को चूज करती है, ठीक है। अभी नया लीडर किसको बनाया गया, मोजतबा होसैनी खमनी, जो अली खमनी का पुत्र है। फिर क्या सेलेक्ट किया, तो बाप मरा है तो बेटा बन गया, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी कौन बना है, ये मोजतबा, मोजतबा। अभी ये मोजतबा याद रखना, क्योंकि ये होसैनी खमनी ये सेम सेम वर्ड है, तो आप याद रखना मोजतबा भी बना। अब ये बोलते हैं जो 88 सदस्य जो क्लेरिक होते हैं, जो इनके मतलब पादरी या जो भी धर्मगुरु होते हैं, उनका 88 सदस्य का एक ग्रुप है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहते हैं। नाम अंग्रेजी का है, पर वो ग्रुप तो आप समझते हो कैसा होगा, ठीक है। और इनका जन्म ये हुआ था, और इनके संबंध, अब मुख्य संबंध इनमें कौन तय करता है, ये सारी चीजें तय करता है ईआरजीसी, ठीक है। आईआरजीसी जो ईरान इस्लामिक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स होता है, जो मतलब इसके इनके आसपास रहता है बॉडी, जो ईरान की मिलिट्री है उससे अलग ग्रुप होता है आईआरजीसी, सब चीजें वही डिसाइड करता है। तो ईरान का भी नया कौन बना है, मोजतबा हुसैनी खामेनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो नेशनल सेफ्टी डे है 2026 का। अब सेफ्टी मतलब सुरक्षा, और सुरक्षा खुद के हाथों में होती है, ठीक है। तो कोई दूसरा तुम्हारी आके कोई सुरक्षा नहीं करेगा, तो इसकी थीम को हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। यदि तुम्हारी खुद की सुरक्षा करनी तो खुद ही तैयार होना पड़ेगा, तो सबसे पहले खुद को इंगेज होना पड़ेगा, ठीक है। पहले जानना पड़ेगा, इंगेज होना पड़ेगा, खतरे है क्या क्या, ठीक है। उसके बाद एजुकेट होना पड़ेगा, खतरों को सीखना पड़ेगा, क्या क्या खतरे हैं, क्या 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 खतरा हो सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है। फिर क्या करना, खुद को पावर करना, वो हो इम्पावर करना पीपल, कि मैं भी खतरे से बचा, तुम भी खतरे से बचो, ठीक है। फिर इनहांस करो सेफ्टी, ठीक है। तो कुल मिला के करना सब खुद को ही है, पहले इंगेज करो, फिर खुद को समझाओ, फिर इम्पावर करो, आप खुद समझ गए फिर दूसरों को समझाओ, और फिर बताओ कि इनहांस सेफ्टी ऐसे करना। कोई तुम्हारी दूसरी आके सेफ्टी नहीं करे, खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में होती है, ठीक है। तो कुल मिला के नेशनल सेफ्टी डे पे यही बोला जा रहा है कि इंगेज करो, एजुकेट करो, इम्पावर करो और इनहांस करो। मतलब E4 का जो फॉर्मूला दिया है कि E4, और चारों ही अपने हाथ में है, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि सेफ्टी है, सेफ्टी तो खुद के हाथ में होती है। इंगेज कर लो, पहले खुद को समझा लो क्या क्या चीजें होती है, फिर खुद को समझा लो, एजुकेट कर लो खुद को, फिर खुद को इम्पावर कर लो, और दूसरे लोगों को भी इम्पावर कर लो। इम्पावर करना मजबूत करना होता है, इनहांस करना मतलब बढ़ा देना सेफ्टी, फिर उससे अपने आप सेफ्टी बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें कर लोगे। तो आप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको याद रहा होगा। और इसका गठन कब हुआ था, इसका अभी 55वां जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, ठीक है। जो एनएसी होता है, जो नेशनल सुरक्षा कमीशन होता है, राष्ट्रीय जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 4 मार्च 1966, ठीक है, 4 मार्च 1966। और इसके ठीक 7 साल बाद, ठीक 7 साल बाद 1972 में इसका पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, ठीक है। तो याद रखना 1972 में पहली बार 4 मार्च के दिन जो वर्ल्ड सेफ्टी डे है, राष्ट्रीय मतलब अपना इंडियन इंटरनेशनल सेफ्टी डे है, वो मनाया गया था, ठीक है। तो 1972 में 7 और 2 9, और ये 9, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं 1972, ठीक है। 1972 में हम सीखे थे कि हम किस तरह से सेफ्टी रह सकते हैं। इस बार की थीम पक्का आपको याद रही होगी।
अगला क्वेश्चन है चाइल्डहुड ओबेसिटी रैंकिंग। अब ये वर्ड अपने आप इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड के रूप में भी बहुत सारा जो इंग्लिश भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और ये वर्ड आपको फिर वो याद करना पड़ेगा इधर उधर से, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ याद कर दूं ओबेसिटी, ठीक है। तो ओबेसिटी होता है ओ, ये ओ का मतलब पेट होता है, जैसे हमने ऐसे याद किया था जब वो इतना बड़ा पेट होता है तो ओबेसिटी, तो ओबेसिटी का मतलब होता है पेट बड़ा हो जाना, ठीक है। तो अभी ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार चाइल्डहुड ओबेसिटी में इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग क्या है। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं, उनका पेट कितना बड़ा हो गया उसकी भी रैंकिंग देखते। देखो आपका कान बड़ा हो जाएगा उसकी भी रैंकिंग निकाल देंगे, कल नाक बड़ा हो गया तो उसकी भी रैंकिंग निकाल देंगे, बाल बड़ा हो गया उसकी भी रैंकिंग निकाल, हर कोई अलग अलग इतनी संस्था बन रखी है, सब कुछ देख रही है, वो तुम्हारा पेट भी देख रही है, कल किसी और का भी निकाल देंगे, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इंडिया के बच्चे अभी भी हम टॉप 2 में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बच्चों का पेट भी अभी 2 नंबर पे हम चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसको हम भी पास करके 1 नंबर पे भी आ जाएंगे। तो 1 नंबर पे कौन चल रहा है, अभी चाइना चल रहा है, ठीक है। तो चाइना के बच्चे हमसे मोटे हैं थोड़े से और ज्यादा, उनका पेट भी ज्यादा है। तो ओबेसिटी का कारण भी बहुत सारी चीजें रहती होगी, ठीक है। अभी हमारा दूसरा स्थान है चीन के बाद, और अमेरिका से हम आगे, अमेरिका से हमने अमेरिका 3 नंबर पे गिरा दिया, हमने पीछे छोड़ दिया, ना हम खाएंगे पिज्जा बर्गर वाले बच्चे हैं हम, तुम अमेरिका अमेरिका क्या चीन, तुमको भी पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा बच्चों का, और 2040 का अनुमान है कि लगभग 20 मिलियन मोटापे से हम ग्रस्त हो जाएंगे। तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि बच्चे आजकल मोबाइल से बस रीलें देख रहे हैं इधर उधर से, और एक्सरसाइज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो ये मोटापे के कारण है। जो भी पेरेंट्स आप बनोगे तो ये चीजों का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो टाइप 2 का मधुमेह हो जाएगा, और नहीं उससे कुछ नहीं होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जो इंडिया और कनाडा के बीच में अभी सीईपी नेगोशिएशन हुआ था, ये अपने आप इंपॉर्टेंट वर्ड है तो अपना इसको याद कर लेंगे। सीईपी होता है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी में बोलते हैं व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, ई का मतलब इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, पी का मतलब होता है पार्टनरशिप, और ए का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो अभी एग्रीमेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, इसमें हमें टारगेट रखा 2030 का। 2030 का कितना होगा, 2030 तक हम लगभग, हमको है ना कैनेडियन डॉलर है वो लगभग $70 बिलियन का हमें जो हमारा टारगेट है, ठीक है। टारगेट ट्रेड टारगेट कितना है, लगभग 70 बिलियन का, ठीक है। कितने बिलियन का, 70 बिलियन का, कब, 2030 तक। 2030 तक हम कितने हो जाएंगे, 70 बिलियन हो जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया और का ये अपने आप में इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, पर आपको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो कनाडा के पीएम थे मार्क कार्ने, वो इंडिया के दौरे पे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बहुत समय से बनाना चाह रहा था, लेकिन कोई इतनी ज्यादा कोई स्पेशल डील या कनाडा के साथ हुई नहीं थी, तो इसलिए हमें मतलब वो मजा से नहीं आ रहा था कि इस क्वेश्चन को मैं लेके आऊं। लेकिन हाँ, आज क्वेश्चन थे नहीं ज्यादा तो मैं इसको क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो ये तो आप सीधा याद कर सकते हैं कनेडियन कितना डॉलर था, 70 बिलियन का डॉलर हम टारगेट है हमारे लिए। पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इससे पहले हमारे क्या कहते हैं जो कनाडा के साथ रिलेशन थे ना वो अच्छे नहीं थे। जो एक मार्क वो ट्रूडो था ना साला, वो जो ज्यादा ही बोल रहा था इंडिया के प्रति, ये कर रहा था। तो अभी वाले जो आए मार कारने, तो ये बोले हम इंडिया दोनों भाई भाई, हम तो बिल्कुल बचपन के दोस्त, हम तो वैसे ही चड्डी वड्डी, ठीक है। तो ये तो वैसे हैं कि हाँ भाई, इंडिया जो कनाडा का रिलेशन है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला वो समझा नहीं था, और वो समझा नहीं था तो वो चला गया, तो इंडिया पे आरोप भी लगाए थे हम पे कि टेररिस्ट अटैक करा रहे हैं, ये वो सब चीजें, ठीक है। तो ये कनाडा के संबंध देख सकते हैं, हम लगभग 70 बिलियन कैनेडियन डॉलर तक इसको पहुंचेंगे। भारत स्टील 2026 समिट का लोकेशन और डेट क्या रहेगी। ओहो, भारत स्टील है, स्टील का मतलब तो मजबूत, मोंगिया सीरिया, वो ऐड नहीं थी कि मोंगिया सीरिया लिया कि नहीं लिया, ठीक है, मोंगिया सीरिया, तो वो याद रखा होगा आपने। भारत स्टील है, भारत मजबूत है, क्योंकि जो भारत की कैपिटल दिल्ली है वो मजबूत है, ठीक है। और दिल्ली में बैठे हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट है जिसके कारण भारत मजबूत है, या दिल्ली मजबूत है, ठीक है। तो दिल्ली मजबूत है तो कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। और कब होगा, अप्रैल 16 को। तो अप्रैल 16 कैसे याद रखो, मुझे याद थोड़ी रहेगा, याद रहेगा तुम्हें भी। 16 मतलब 6 + 1 7। जब हम साथ साथ रहेंगे इंडियन, जब हम इंडियन सब एक साथ ग्रो करेंगे, एक साथ सारी चीजें करेंगे, तो हम तो साथ साथ भी हम स्टिल हो जाएंगे और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो ये चीजें भी आप याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो इंडियन आर्मी है और जो लद्दाख का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने जो स्नो लेपर्ड होते हैं, स्नो लेपर्ड क्या होता है, स्नो का मतलब होता है बर्फ, और जो बर्फ में लेपर्ड रहने वाले स्नो लेपर्ड के लिए एक एमओयू बनाया है। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। ये स्नो लेपर्ड अपने आप में मतलब बहुत एक्सटेंड होते हैं, और जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियां होती है उसमें ये पाए जाते हैं। तो आजकल तो लद्दाख में इसके नाम पे बहुत बड़ा टूरिज्म हो रहा है कि स्नो लेपर्ड देखने के लिए लोग जाते हैं, ग्रुप जाता है कि स्नो लेपर्ड कहीं न कहीं स्पोर्ट हो जाए। आज भी स्पोर्ट होता है,
लेकिन अभी इन्होंने जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था, तो उसके जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब था, जो 3 मार्च को था, ठीक है। 3 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मतलब वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उस पे जो इंडियन आर्मी और लद्दाख फॉरेस्ट है, उन्होंने अभी जो लेपर्ड है उसके लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो किसने, जिसमें एक तो इंडियन सेना है, क्योंकि वो अभी इंडिया की सेना है जो लद्दाख के बॉर्डर पे काम करती रहती है, और दूसरा जो लद्दाख का जो फॉरेस्ट विभाग है, वो दोनों मिलकर, ठीक है। और जो हिमालय भेड़िया है, आईबॉक्स है, और काले गर्दन वाला सारस है। भारत का योगदान लगभग 10 से 15% जो वैश्विक हिम तेंदुआ की आबादी है, आयुसीन के जो संकटग्रस्त मतलब इन डेजर्ट कैटेगरी है, उसमें है। और लगभग 10 से जो 15% वैश्विक जो हिम तेंदुआ या जो स्नो लेपर्ड है, वो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को, ठीक है। वन्य जीव विश्व मतलब याद कर सकते हैं, 3/3 को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो डी डब्ल्यू से याद कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मतलब 3/3। वर्ल्ड डब्ल्यू भी कितने नंबर पे आता है, 23 पे आता है, तो 23 को दोनों का 3/3 यहाँ से ले लो, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपको याद रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी, और सारी चीजों को मैं कॉन्टेक्स्ट डील करने, जैसे हम एग्जाम के टाइम याद करते थे, वैसे ही आप भी याद कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। अगली भी क्लासें ऐसी लेके आते रहेंगे हम आपके लिए।